नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज दिल्ली बाकी दिनों की तरह पटरी पर लौट आई है। लाल किले से सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल लिया गया है। हालांकि एहतियातन वहां सुरक्षा बलों की भारी तैनाती अभी भी जारी है। सभी मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं, सिर्फ लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद है। कल किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर बवाल हुआ था। कहीं किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पुलिस वाले किसानों के गुस्से के शिकार हुए। 80 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। उधर कई किसान भी बुरी तरह चोटिल हुए हैं। कल किसानों की भारी भीड़ के सामने दिल्ली पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही थी, लेकिन अब उपद्रवियों से निपटने की सख्त तैयारी दिल्ली पुलिस कर चुकी है। अलग अलग थानों में अब तक 15 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें दंगा फैलाने, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कई धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस की तैयारी एक एक उपद्रवी की पहचान कर उन पर सख्त एक्शन की है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हाई लेवल बैठक में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लाल किले से मौजूद हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। मुकेश, कल जो तस्वीरें थी लाल किले से, वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि आखिर किसान जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां तक पहुंचे कैसे, झंडा लगाने की इजाजत उन्हें कैसे मिली, पुलिस रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई, और जो पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस जान बचाकर खाई में कूदती नजर आई। आज वहां क्या हो रहा है? क्या किसान वहां से जा चुके हैं? कितनी बंदोबस्त सुरक्षा की है? जरा पूरी खबर बताएं। दादा क्या कर रहे हो आप? मुकेश, आवाज आ रही है आपको? मुकेश, आप लाल किले पे मौजूद हैं, वहां अभी क्या हालात हैं? तो मुकेश से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि लाल किले से निकाल लिया गया है सभी लोगों को। एक बार फिर रुक करते हैं। मुकेश, आज क्या स्थिति है लाल किले पर, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? इलाका है लाल किले का, वो खाली करा लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लाल किले पर अब मुकेश से फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो मुकेश बता पाए हैं और जो हम सुबह से दर्शकों के लिए भी खबर लेकर आ रहे हैं कि लाल किले को पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों को खाली करा लिया गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि सिंधु बॉर्डर जो है वहां पर क्या स्थिति है। आज 10 बजे सिंधु बॉर्डर पर सभी किसान नेताओं का संबोधन होने जा रहा है। स्टेज से संबोधित करेंगे किसान नेता, लेकिन शारिक अभी भी सवाल जो है वो सिर्फ पुलिस पर नहीं है कि पुलिस ने किस तरह से उनका जो इंटेलिजेंस था वो फेल हुआ है। सवाल ये भी है कि किसान जो थे, जब पहले से जानते थे कि कहीं गुटबाजी चल रही है, तो क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की या नहीं की, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बता दें कि किसान नेताओं की जो अहम बैठक है उसमें दिल्ली के सभी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा आंदोलन, ये कहा गया है। तो आज एक बैठक है जिसमें सभी नेता मंच पर तैनात होंगे। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ, सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ आज होने वाला है सिंघू बॉर्डर पर, और कल जो कुछ हुआ उसको लेकर अब आज क्या कुछ कहना है, खासकर संयुक्त किसान मोर्चा का? जब इतने दिनों से पता था तो कहीं ना कहीं जो किसानों की गुटबाजी है उसको लेकर भी शायद किसान संगठनों को कुछ करना चाहिए था। देखिए, किसान संगठनों के हाथ में कितना क्या है ये वो आज पता चलेगा जब ये स्टेज पर आएंगे, और किस तरीके से जो आम किसान यहाँ पर उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखना काफी अहम रहेगा। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान संगठनों ने जो कल हिंसा हुई है या जिस तरीके से लाल किले में जाकर के निशान साहब को का झंडा फहराया गया, उन सबसे किसान संगठनों ने अपने आप को अलग कर लिया है। कल देर रात गुरनाम सिंह चड़ूनी का एक वीडियो भी आया, जो कि किसान संगठनों के ही नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की। उनका कहना है कि ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है, और जो तमाम किसान हैं उनको दीप सिद्धू जैसे लोगों ने भड़काया। दीप सिद्धू, बता दें अदिति, इनके बारे में इनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो। सारे जो किसान संगठन के नेता हैं वो इनको ही ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो अभिनेता और 2 किसान नेता
जिन्होंने सबसे पहले कल बैरिकेड तोड़ी थी, सतनाम सिंह पन्नू हो, चाहे वो सरवन सिंह पंडेर हो, ये 3 लोग, इतना बड़ा जो है, इतने सारे लोग, हजारों की तादाद में किसान कैसे लाल किले तक लेके पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है इन किसान संगठनों के सामने। क्या आज इनसे जब इनसे मुलाकात होगी तब इनसे यही पूछेंगे कि क्या आप लोगों की ग्रिप या क्या जो आप लोगों का असर है किसान नेताओं का, वो इस किसान आंदोलन से खत्म हो गया है। देखिए, आज इनकी बैठक में इस पर चर्चा होगी कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेके जाया जाए। ये तो तय है कि आंदोलन तमाम बॉर्डर्स पे, टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर चलता रहेगा, क्योंकि किसान वापस लौट आए। आपको यहाँ तस्वीर भी दिखाएंगे थोड़ा सा, हमारे कैमरा पर्सन आपको। ये देखिए सिंघू बॉर्डर है, यहीं से कल ये बैरिकेड हटा करके किसान आगे गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे पूरी तरीके से शांति है। आप दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम्स भी देख रही होंगी, वो भी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान वापस आ रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम लोग 2 दिन पहले तक देख रहे थे, वो तस्वीरें वापस से यहाँ दिखाई देने लग गई हैं। किसान अभी तक यहाँ पर डिसिप्लिन में है, वो अंदर चले गए हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बैठे हुए हैं। जो कुछ ट्रैक्टर्स आए थे ट्रैक्टर मार्च के लिए पंजाब या हरियाणा से, वो ट्रैक्टर्स पंजाब हरियाणा वापस पहुंच रहे हैं, वो रात में ही निकल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसान आज संगठन, ये किसान नेता स्टेज से संबोधित करेंगे तो वो इन किसानों को क्या समझाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारा ब्लेम है वो दीप सिद्धू पे या कुछ किसान नेताओं पर डाल दिया है। और ये जो 2 किसान नेता हैं, सतनाम सिंह पन्नू, अदिति, ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा इनको अपने उसे हटाएगा, और क्या अब ये किसान नेता इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोग इनका प्रतिनिधित्व मान रहे हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज मिलेगा। अभी 10 बजे लोग स्टेज पर मिलेंगे, संबोधित करेंगे, फिर इनकी मीटिंग होगी और शाम को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। ऐसी जानकारी मिल रही है। शारिक, शुक्रिया सौरभ, आप बने रहे हमारे साथ। लाल किले से मुकेश सिंह सेंगर हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, जो कुछ भी लाल किले पे हुआ वो पूरे देश ने देखा, आज वहां क्या हो रहा है वो बताएं। देखिए शारिक, बिल्कुल जो कल हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाल किले पर अब जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान बहुत बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, क्योंकि 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी होनी है। तो उसको देखते हुए दिल्ली के जो वीआईपी जोन का इलाका है और लाल किला है, यहाँ पर पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स की और ज्यादा कंपनियां मांगी हैं, जो दिल्ली पुलिस को मिल गई हैं। अब तक कल हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग थानों में कुल 15 केस दर्ज किए हैं। और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी पहचान की जाए। तो पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। जो 15 एफआईआर हुई हैं, उसके अलावा एक एफआईआर साजिश की यानी कॉन्स्पिरेसी की भी हो सकती है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल करेगी। क्योंकि अब यह पता लगाना है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनको लाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या वही सब लोग हैं या इनके अलावा भी कुछ लोग पीछे हैं जो इतनी बड़ी भीड़ को लेकर यहाँ पर आ गए, जिसने लाल किले पर घुसकर झंडा फहरा दिया। हालांकि अब जो पुलिस है वो पुलिस ने झंडा उतार लिया है और यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मीटिंग्स कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में तमाम जगहों पर हालात सामान्य किए जाएं। हालांकि दिल्ली के जो कई रास्ते हैं वो बंद हैं, लेकिन जो मेट्रो सर्विस है वो पूरी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। केवल लाल किले पर एग्जिट वो बंद है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश यहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल शारिक मुकेश यही है यहाँ पर कि क्या जो चीजें अब की जा रही हैं वो थोड़ी पहले अगर कर ली जाती, स्थिति को पहले भांप लिया जाता, तो कल जो कुछ दिल्ली ने देखा शायद उससे बच सकते थे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा में शारिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पलवल, झज्जर और सोनीपत में इंटरनेट बंद है क्योंकि तीनों दिल्ली से सटे हुए हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर झंडा फहराकर और पौधे लगाकर अयोध्या के नजदीक धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने की शुरुआत की गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था, जिसमें मस्जिद बनाने के लिए भी जगह देने का आदेश दिया गया था। एक रिपोर्ट।
भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर अयोध्या के नजदीक बनने वाली मस्जिद की शुरुआत मस्जिद ट्रस्ट के सदस्यों ने तिरंगा फहराकर की। वृक्षारोपण भी हुआ और मिट्टी की जांच भी। ये मस्जिद धन्नीपुर गांव में बनेगी, जो अयोध्या के राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। अयोध्या में मस्जिद और मंदिर दोनों का निर्माण एक 2019 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद हो रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि राम जन्मभूमि साइट पे जो अयोध्या शहर में है वहाँ एक मंदिर बनेगा और अयोध्या जिले में एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी जाएगी। हमने सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कराया है, जो बेसिकली टेक्निकल काम शुरू हो गया है। तो सॉइल टेस्टिंग का काम होने के बाद जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और हमारा टेक्निकल डिज़ाइन पूरा आ जाएगा और यहाँ का मैप अप्रूव हो जाएगा, तो हम फिर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। धन जो है वो तो देने वाले लोग देंगे। हमने अपील की भी है देने के लिए और लोगों ने देना शुरू भी कर दिया। पिछले महीने मस्जिद ट्रस्ट ने ये डिजाइन जारी करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट के तहत एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कम्युनिटी किचन भी हम साथ में लाएंगे, जो रोज यहाँ पे 1000 न्यूट्रिशियस मील देगा। क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे कराया था इस इलाके का, एक 25-30 किलोमीटर के रेडियस का, कि यहाँ पे क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत है वो है माल नरिशमेंट से जो रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। धन्नीपुर की इस मस्जिद का नाम अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि ये किसी बादशाह के नाम पर नहीं होगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट की वजह से कई फैक्ट्रियों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पहले के मुकाबले हालात अब बेहतर हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां अभी बहुत सारी हैं। मजदूर जो हैं वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा तादाद में भी आने लगे हैं, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां जो हैं वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। गाजियाबाद की इस यूनिट की प्रोडक्शन असेंबली लाइन पर सेंसर से चलने वाले ऑटोमेटिक गेट, दरवाजे जैसे हाई एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने 29 मई 2020 को कोरोना संकट के दौरान पहली बार इस फैक्ट्री का दौरा किया था। पिछले कुछ महीनों में यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा है और मजदूरों की संख्या भी। लेकिन फैक्ट्री मालिक संजीव सचदेव कहते हैं उन्हें अब भी कई तरह की मुश्किलों और चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। स्टील के प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए। अगर आपका रॉ मटेरियल 30% बढ़ जाए तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। तो आपको लगता है कि एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री को करना चाहिए इस बजट में? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे लिक्विडेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी एमएसएमई को, जो इस टाइम भी काफ़ी कैश क्रंच से जूझ रही है। बैंक अभी भी उतने ओपन नहीं है जितना कि बैंक को होना चाहिए, और बैंक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू डिस्पर्स द अमाउंट, और जिससे कि आपकी लिक्विडेशन क्राइसिस का प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। संकट झेलने वाले संजीव सचदेव अकेले उद्यमी नहीं हैं। छोटे और लघु उद्योग संघ का मानना है कि आज देश में करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ छोटी और लघु इकाइयां हैं जो अलग अलग तरह के वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इस फैक्ट्री में कुछ महीने पहले तक बहुत कम वर्कर काम करते थे। आज यहाँ वर्करों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन यहाँ के उद्यमियों को अब भी कई तरह के संकट से जूझना पड़ रहा है। जो रफ एस्टिमेट्स हैं अभी हमारे और जो फीडबैक है, लगभग हर 4 में से 1 यूनिट किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रही है। तो यदि हम 6 करोड़ का आंकड़ा पकड़ते हैं तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास 1.25 करोड़ ऐसे एंटरप्राइजेज होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कर कहते हैं कि उन्हें कई महीनों तक कोरोना की मार झेलनी पड़ी है। अब वित्त मंत्री को इस साल के बजट में बेरोजगार होने वाले मजदूरों को नौकरी देने और उनके लिए विशेष राहत का ऐलान करना चाहिए। लॉकडाउन के समय जब लॉकडाउन लगा था यहाँ पे, तो मजदूर लोग बिना कुछ खाए भी इतना दूर पैदल का सफर उन्होंने तय किया था। उनके लिए कोई साधन नहीं था। हम यही चाहते हैं मंत्री जी से कि उनके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर हो और उनका एक राहत होनी चाहिए। उनके लिए जिनका रोजगार छीन गया था उनको रोजगार की सुविधा दी जाए। सरकार से यही उम्मीद है कि उन्हें रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत परेशान है लॉकडाउन से। छोटे लघु और मध्यम उद्योगों का कहना है कि आज उनके सामने सबसे बड़ा संकट नकदी का है। बाजार में बैंक और वित्तीय संस्थाएं
उन्हें उतना ऋण मुहैया नहीं करा रही हैं जितने की उन्हें जरूरत है। और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस साल के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना चाहिए, जिससे कि इस पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ सेंटीमेंट है और जो संकट है उसे खत्म किया जा सके। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं और आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है ट्रैक्टर परेड से जुड़ी हुई उपद्रवियों पर। जो करदन दिवस में सब कुछ हमने देखा, तो जो उपद्रवी थे उन पर अब एक्शन की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। 15 FIR दर्ज हो चुकी है। नंबर 2 पर खुफिया इनपुट था, फिर क्यों अलर्ट नहीं थी दिल्ली पुलिस। और तीसरी खबर है क्या लाल किले पर बवाल का असली गुनहगार दीप सिंधु है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 4 दिल्ली में बवाल के बाद हाई अलर्ट पर हरियाणा और पंजाब। और 5वीं खबर है IMF का अनुमान है 2021 में 11.5% रहेगी भारत की GDP। तो ये 5 थे आज के टॉप न्यूज। हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। वो खबर दिन भर हम आपके लिए एनडीटीवी इंडिया पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।